पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 4 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान टीम ने आसान हदफ को मुश्किल बनाकर 158 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 40 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब खान ने 19, अब्दुल समद ने 18 रन का इजाफा किया। ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। कप्तान शाहीन आफरीदी बोले, होम सीरीज में सब अपनी पिचेस बनाते हैं, हमने भी सीरीज जीतनी थी। शाहीन आफरीदी ने 3, अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। हाल स्टॉफ के हिस्से में 1 विकेट आई। सीरीज में शानदार कामयाबी पर वजीर आजम की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। ईरान के साथ डील किए बगैर भी अफजूदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। मुआहदे की सूरत में सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगी। दूसरी जानिब लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 8 अफराद हलाक। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मिल्कियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का जलसे से खिताब। कहा, इस दफा गिज़र की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी की होंगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने गिज़र को जिले का दर्जा दिया। सदर जरदारी ने गिलगित को शनाख्त दी। दीगर सूबों की तरह गिलगित को भी इख्तियारात देंगे। गिलगित इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपी पर तनकीद। कहा, आइंदा 5 बरस में हुंजा कराची जैसा होना चाहिए, लाहौर जैसा। ये फैसला आवाम को करना है। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। उन्होंने कहा, जीवी से बलूचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बजट इजलास बुध शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत इजलास तलब करने की मंजूरी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के अहम अहदाफ पर गौर और मंजूरी दी जाएगी। इजलास में सूबाई वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना शरीक होंगे। विफाकी काबीना का इजलास 10 जून को होगा, जिसमें बजट दस्तावेज़ात की मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो और अब वीकेंड आ रहा है तो अच्छा ही गुजरे आपके लिए। और हमारे पास भी हैं कई अच्छी खबरें आपके लिए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 रोज़ा वनडे क्रिकेट सीरीज जीत ली है और हमें बड़ी खुशी हो रही है, वरना बाद में हमें अफसोस होता है कि यार इतनी कमज़ोर टीम आई थी। वेल, क्रिकेट के शायकीन के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कौमी टीम की दूसरी वनडे में शिकस्त पर शायकीन खासे मायूस। चलिए इस पर आगे चल के ज़रूर बात करेंगे कि ये जीत हमारे लिए आगे चल के कितनी ज़्यादा कारगर साबित होती है। लेकिन एक और खेल है जिसमें पाकिस्तानी टीम ने कौम को दी है बड़ी खुशखबरी, और वो है फुटबॉल। तकरीबन 3 साल के तवील इंतजार के बाद बिल आखिर फतह का मजा चखा है पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने। और पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हम इतनी गुफ्तगू नहीं करते, बट यस, मालदीव्स में जारी डायमंड जुबली 4 कंट्री टूर्नामेंट, 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने मेज़बान मालदीव्स को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। अच्छा, ये सिर्फ एक फतह नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी फुटबॉल के लिए एक नई उम्मीद की अलामत भी है। और हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल फुटबॉल टीम्स अच्छा कर रही होती हैं। मालदीव के खिलाफ 1999 के बाद पहली बैनुल-अक़वामी कामयाबी हमने हासिल की है। कौमी टीम अब टूर्नामेंट में मजीद आगे बढ़ने के लिए पुरआज़म दिखाई दे रही है। और इन खुशगवार खबरों के साथ साथ आज हम प्रोग्राम में मजीद मौज़ूआत का भी जिक्र करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान की सियासत में क्या सूरत हाल बन रही है। इस वक्त विफाकी बजट और गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात का मौजू इंतहाई गर्म है। कौमी असम्बली में बजट इजलास की तारीख सामने आ गई है। ये इजलास अब 10 जून को होगा और समरी भी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी गई है। बजट के जो खदुखाल सामने आए हैं उसके तनाजुर में कुछ अच्छी पेशगोई तो नहीं की जा रही है। अब ये पेशगोई क्या है, इस हवाले से हम आगे चल के शो में माहिरीन से भी राय लेंगे। एंड विद दैट सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले आम इंतखाबात की, जहाँ पे सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में है अब, और मुख्तलिफ जमातें अपनी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए जो हो पा रहा है कोशिश कर रही हैं। ताज़ा सूरत हाल के लिए हम गिलगित बल्तिस्तान में अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। फिलहाल अभी तस्करा कर लेते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। एंड फाइनली
फाइनली पाकिस्तान हैपेंड टू विन द सीरीज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आखिरी मैच था, यानी कल जब ये मैच खेला जाना था और उससे पहले जब हम शो कर रहे थे, वी वर नॉट वेरी होपफुल एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल वर नॉट कीपिंग देयर होप्स वेरी हाई, लेकिन ज़रूर दुआ कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान अपना ये आखिरी मैच जीत जाए और हमें किसी किस्म की एम्बैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर कोई ये बात कर रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर इस टीम से भी हार जाएंगे तो क्या ही होगा। तो चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और कुछ देर में सीनियर सहाफ़ी याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तौसीफ साहब मुझे बताइए, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने तनकीद की है जिस तरीके से हम जीते हैं, क्या आप भी इस पे तनकीद करेंगे कि हमने स्पिन विकेटें बनाई हैं, स्पिन विकेटें बना के वनडे में 150 कभी 200 पे हमने ऑल आउट कर दिया और उसके बाद हम भी मुश्किल से लुगड़ते जीत गए। क्या कहेंगे इस सीरीज़ की विक्ट्री पे सर? जी, एक तो शुक्रिया आपका। और देखिए, तनकीद अगर सही वे में हो ना, यानी कि जिसको हम कहना चाहिए पर्सनल ना हो, और जाहिर है आपने अभी जिक्र किया अपने मुल्क का कि भाई हम तो उसी की बात करते हैं कि जो उसके लिए हम ये बातें करते हैं, और अगर कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम बिल्कुल अच्छी बात करेंगे। अगर हमारी नज़र में, यानी मेरी नज़र में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे सही नहीं लग रही, हो सकता है किसी को लग रही हो, लेकिन मोस्टली यही होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो बात करते हैं जो सामने नजर आ रही होती है। तो मेरा ख्याल है कि हमने उस लिहाज से तो ठीक है, हमें सीरीज जीतनी थी, इतनी है कि बहुत बवाल मचा हुआ था हमें कि भाई इतना बुरा हाल हुआ है हमारा, तो हम क्या, तो जाहिर है हमेशा से यही होता है। मैं सिलेक्शन कमेटी में भी रहा हूँ और कई इसमें रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि परेशानी यही होती है कि अगर कहीं ऐसा हो गया तो हमारी जॉबें निकल जाएंगी, हम लोग भाग जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा, जिसे मैं कहता हूँ कि इतना लंबा इस बोर्ड ने कुछ लोगों को खींच दिया, ये कभी भी नहीं हुआ, और काम इतने अच्छे नहीं हुए। ऑनेस्टली जो बात है, अगर हम मैच की बात करें, बड़ी खुशाइन बात है, जीत एक जीत ही होती है। बट मैं ये भी नहीं कहता कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो लोग कहते हैं थर्ड ग्रेड की थी, भाई उनकी अपनी मर्जी है, जैसी टीम लेके आएंगे वो अपनी जगह है। लेकिन हमें अपना जो प्रिपरेशन है, जो हम पिछली दफा भी बात करें, हमें अपनी प्रिपरेशन ठीक करनी चाहिए। हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है लोग कुछ चाहने वाले भी होते हैं और कुछ लोगों के फेवर में भी बात करते हैं, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी तक कोई सिस्टम में मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम इतने बड़ा इवेंट जिसे हम वर्ल्ड कप कहते हैं उसके तैयारी के लिए हम जा रहे हैं। तो बज़ाहिर मुझे ये लगता है जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर वही 2-2.5 साल से जो सिलसिला चल रहा है, वही अब तक मैं देख। अच्छा तौसीफ साहब, जो साबिक कप्तान है मोहम्मद हफीज़, उन्होंने भी एक्स पे तनकीद की है और उन्होंने तो सीधा नाम लेके कहा है कि ये जो फार्मूला है, एक बायलैटरल सीरीज़ हो, उसमें आप स्पिन विकेटें बना दें और उसके बाद आप जीत जाएं। ये फार्मूला टेस्टेड है, फेल्ड है, ट्राइड है, और ये बांग्लादेश ने ये करके देखा। बांग्लादेश अपने घर में ऐसी शेर बन गई कि अल्लाह की पनाह, लेकिन उसके बाद सिचुएशन क्या बनी वो भी हमारे सामने है। तो मैं चाहूँगा इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। जी हाँ, देखिए, एक तो तीनों मैच आपने देखे और 16 प्लेयर या 15 प्लेयर जो भी अनाउंस किए थे, प्रिपरेशन का मतलब ही ये होता है कि आप जो है आगे के लिए जो है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें जो है वो रद्दोबदल 1-2 करें। हम नहीं कहते कि 3-4 एकदम रद्दोबदल कर दें। तो उससे आपके जो लोग हैं, अभी इनको हमने ट्राई नहीं किया किसी को, और वैसे ही वो लोग घर चले गए। अब क्या पता इतने टाइम बाद कब वो लोग होंगे टीम में या नहीं होंगे, तो इसे प्रिपरेशन कहते हैं। और फेवरिज्म जो है वो अलग है, वो जैसे कि शादाब के साथ किए, ठीक है, उन्होंने मैच जिताया, अपनी जगह है। पिछले 2-2.5 साल से वो जो है वो आंख का तारा बने हुए हैं बहुत लोगों के।
तो ये क्रिकेट में या किसी के घर की क्रिकेट या नहीं है, बिल्कुल सही मेरी बात। कोई क्लब क्रिकेट नहीं है ये। एक मुल्क की टीम है, उसके लिए साफ नजर आ रहा है कि आपको उठाकर जो है वो जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बगैर कोई देखे आपकी फिटनेस और सबके लिए रूल्स एक होते हैं मेरे ख्याल से। तो वो ये थोड़ा सा जो सिलसिला है ये है। आप सुफियान को क्यों नहीं खिलाते यंगस्टर को? हम तो पहले कहते रहे कि भाई एक दो यंगस्टर आप डालते रहे थे तो आज आपकी बेंच हरी भरी होती, हरी भरी का मतलब ऐसे खुशहाल नजर आ रही होती और लोगों को परेशानी भी होती कि भाई अगर, और हुई लोगों को परेशान जब अरफात में नाज ने रन बनाए और विकेट्स लिए तो लोगों को परेशानी हो गई कि ये कहाँ से आ गए लोग। तो हम तो उनकी रग रग से वाकिफ है ना, इनसाइड क्या हो रहा है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये मुल्क की टीम है, आपको अगर टीम बनानी है, आप, मुझे नहीं पता बाहर से ये गोरे आते हैं, इनको किसने दे दिया, वेयर इज सिलेक्शन कमेटी, ओके, ओके। कमेटी कहाँ है, आन के बताए हमें। जी हाँ। जी हाँ, ठीक है, क्योंकि आप साबिक सेलेक्टर भी हैं तो इस पे भी हम आपसे सवाल ज़रूर करेंगे। मीनवाइल याया भाई, सर हम आपके आने से पहले गुफ्तगू ये कर रहे थे कि पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली, 2-1 से जीत ली, बहुत अच्छी बात है। 3-0 से भी जीत जाता तो और अच्छी बात हो जाती, क्योंकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो हमने पूरा बनाया हुआ था। बहुत सारे शोएब मकसूद और मोहम्मद हफीज़ ये सब तनकीद कर रहे हैं कि एक तो ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आपने कोई इतनी साजगार पिच नहीं बनाई। शाहीन आफरीदी कहते हैं भाई हमारी पिच हमारी मर्जी, हमारी कंडीशन हमारी मर्जी, हमने सीरीज जीती थी, हमने बना ली और हमने बना के जीत ली। बट द प्रॉब्लम इस कि इससे पहले भी आकिब जावेद ने जो बात की थी कि हमारा फॉर्मूला क्या है जीतने का, स्लो टर्नर बनाए और जीत जाए, वो हमने बनाए। उसके बाद हम पहले वेस्ट इंडीज़ ने हमें शिकार किया और आगे जाके फिर हमारे साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने। तो याया भाई, इस जीत और ये जो सारी तनकीद हो रही है पिच बनाने पे, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो फैसल आपका और सादिया आपका बहुत शुक्रिया। तो वसीम अहमद साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, थैंक यू। जीत बहुत सारे दावेदार होते हैं और हार यतीम होती है। तो कल अगर आप हार जाते तो तब भी तनकीद होती, तनकीद अब भी हो रही है। और एक अच्छी बात यह है कि बहरहाल हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हारे नहीं, जीत गए हैं, तो उस पर तो मुबारकबाद बनती है। लेकिन अच्छा निज़ाम और अच्छी सोच और दूररस उम्मीद की जो गुफ्तगू है वो यही है कि आप अच्छे में भी जो है अपनी खामियों को तलाश करते हैं। माजरत के साथ जैसे हमारा मुल्क चल रहा है, जैसे निज़ाम है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सब तैयार हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्रिकेट कराची से खैबर तक वो खेल जिसके लिए लोगों के दिल धड़कते हैं, जिस पे ऊपर लोग दीवाना वार यकीन रखते हैं। पाकिस्तान टीम जीतती है तो लोगों के चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्ती, यारी और अपने को नवाजने का जो कल्चर है वो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा। आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात की, सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके दौर में क्या हुआ? उनके दौर में कौन से, मुझे बता दीजिए कि हमने कप जीत लिए, उनके दौर में हमने क्या कर लिया। तो यहाँ पर मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा तू तू। माजी में जिन लोगों के पास जिम्मेदारियां थी उन्होंने जिम्मेदारियां अदा की, तो क्या वो जिम्मेदारियां एहसन खूबी अदा की? तो बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हर कोई जो है वो मजे करने के चक्कर में और झूलों पर जो है वो राइड ले रहा है। यहाँ पर सब जॉब सीकर बने हुए हैं। किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस मुल्क को देकर कुछ जाना है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि निज़ाम बना के जाना है। सब सोच रहे हैं कि जनाब जितना निचोड़ सकते हो, जितना निचोड़ निकाल लो। सकते हो निकाल लो। और कल यह पता भाई, नहीं मौका मिलेगा। अगर आप मुझे एक ज़िमनी सवाल करने की इजाज़त दीजिए। देखिए, आप मतलब कि वी हैव सीन यू, अरसे से आप इस फील्ड में हैं और तौसीफ साहब तो माशाल्लाह से ख़ुद साबिक़ क्रिकेटर रहे हैं एंड फिर सेलेक्टर रहे हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पीसीबी में रहे हैं। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप देखें, इंडियंस भी अपने क्रिकेटर्स को इसी तरह से रगड़ दिया करते थे ना। आपको याद होगा, पथराओ, जलाओ, घेराओ, उनके मीडिया में उनका मीडिया ट्रायल। उसके बाद अब उन्होंने ये समझ लिया है कि भाई अगर सबको मिल के चलना है और सबको अपने अपने करियर्स अच्छे करने हैं तो क्रिकेट के फ़रोग़ की बात की जाए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्रिकेट फ़रोग़ कर रहे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं याया भाई। वो दो जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रिकेट दिखाते थे ऑन देयर वेबसाइट, उन्होंने भी क्रिकेट नहीं दिखाई है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो जब वहाँ पे सीरीज़ नहीं है, कोई फुल ग्राउंड भी ऐसा नहीं था, तो आप मुझे बताएं लोगों का इंटरेस्ट लूज नहीं होगा फिर? देखिए फैसल, पहले तो ये
समझने की ज़रूरत है कि इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया ऐप पर क्रिकेट दिखाई तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो गई, पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। एक जमाना था कि 10 टेस्ट हुआ करते थे, 40 एक रोजा मैच होते थे। अब तो टू मच क्रिकेट हो गई है। अभी पीएसएल मार्च में शुरू हुई, मई में खत्म हुई। मई में पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए चली गई। मई जून में ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी वनडे सीरीज आ गई। अगले महीने आपकी टीम वेस्ट इंडीज चली जाएगी, फिर आपकी टीम जो है वो इंग्लैंड चली जाएगी। नॉन स्टॉप क्रिकेट है। तो ये कहना कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे, नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हाँ, ये एक मसला है और वो माजी में भी रहा था कि जो बाहर बैठे हुए हैं उनको सब खराब लग रहा है। जब वो अंदर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि दूध की नहरें बह रही हैं। क्योंकि मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है, जहाँ पर वो किसी को बुलाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो उससे काम क्या लेगा, और जो जाने वाला होता है उसको ये नहीं पता होता कि उसने वहाँ काम क्या करना है। अभी रोहिल नज़ीर के ऊपर बात हो रही है कि जी गाजी गौरी को जो है आपने फास्ट ट्रैक से पाकिस्तान को खिला दिया है, और रोहिल नज़ीर जो है उसको क्यों नहीं खिलाया गया। तो भाई मुझे ये बताइए कि वो लोग जो कि इस वक्त तनकीद कर रहे हैं वो तो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद थे 5 साल पहले, उन्होंने रोहिल नज़ीर को क्यों नहीं खिलाया। तो यहाँ पर दूसरों के ऊपर जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपके ऊपर होती हैं। यहाँ पर कोई ये बात जी करने के जी लिए जी तैयार जी नहीं है। आज सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, जो करोड़ों रुपए जो है वो साल के कमा रहे हैं, जो हर मैच के लाखों रुपए ले रहे हैं। लेकिन आप उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो सोशल मीडिया पर उनके हैंडलर्स मौजूद हैं, उनके मीडिया चलाने वाले लोग मौजूद हैं, वो आपकी ऐसी तैसी कर देंगे, वो आपको आड़े हाथों लेंगे। तो यहाँ पर क्रिकेटर क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं, यहाँ पर तो अपनी दुकानें खोली हुई हैं, और जिनकी दुकानों के शटर गिर गए वो जनाब अपने आप को मजलूम बता रहा है, जिसके जी। निज़ाम के साथ कनेक्शन है वो जनाब चैन की बांसुरी बजा रहा है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान की क्रिकेट। माजी में भी आप इसी तरह जो है वो आंसू बहाते रहे हैं, 4 प्रोग्राम कर लेंगे। आप जो बात कर रहे हैं कि जलाओ घेराव की, आपको लगता है कि जलाओ घेराव होगा, और माजी में भी हुआ है जलाओ घेराव। माजी में भी जलाओ घेराव किस चीज का हुआ है? माजी में जब आपने जो है वो नेपोटिज्म किया, आपने हकदार खिलाड़ियों को हक नहीं दिया, तब जलाओ घेराव हुआ था, और ये एक माशरे में एहतजाज करने का तरीकाकार है। लेकिन आप इस वक्त अगर बात कर रहे हैं इंतहाई माजरत के साथ, नो डाउट शादाब खान ने कल के मैच को फिनिश किया, लेकिन कल कप्तान शाहीन आफरीदी ने जिस तरह उनको बॉलिंग करवाई है, जिस तरह उनसे विकेटें दिलवाई हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। अराफात मिनाज जिसने तारीख रकम की, जिसने पाकिस्तान के लिए जो है रिकॉर्ड बनाया, डेब्यू पर 5 आउट किए, उससे आपका कप्तान बॉलिंग नहीं करवा रहा। आप शादाब खान से बॉलिंग करवा रहे हैं। आपने स्पिन पैराडाइज पिचेस बनाकर ऑस्ट्रेलिया को घेरने की कोशिश की, और जो आपका इस वक्त नंबर 1 स्पिनर है सुफियान मुकीम, जी। उसको आपने सीरीज में एक मैच भी नहीं खिलाया। तो राइट। ये सब मजाक हो रहा है, और मजाक तो मजाक ही होता है। राइट। तौसीफ भाई, खुद आप सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं। याया भाई जो बात कर रहे हैं ये वो सारी बातें जो हमारे दिल को दुखाती है, बट हिज पॉइंट कि जो बाहर चला जाता है वो तनकीद करता है, जो अंदर बैठा होता है उसको लगता है कि दूध की नहरें बहनी है। यू बिन अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इससे पहले और अब, यानी उस सिलेक्शन कमेटी में जो उस दौर की टीमें सेलेक्ट कर रही थी, और अब जो टीम सेलेक्ट हो रही है, जो सुफियान के साथ हो रहा है, जो अरफात मिन्हाज के साथ हो रहा है, क्या हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिस पैटर्न में हम तब काम कर रहे थे जब आप थे सिलेक्शन में, या आपकी सिलेक्शन टीम के कुछ और मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं? देखिए, गलतियां हमसे भी काफी हुई है, लेकिन वो टाइम में अगर हम देखें तो आप एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर जो इनसाइड प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि जब सरफराज की कप्तानी में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो मैं तो बहुत क्लोज था, बहुत इनसाइड था, इसलिए कि मैं सिलेक्शन कमेटी में भी था। और उसके बाद खलबलियां मचना शुरू हो गई। देखें, बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब लोग बाहर जाते हैं तो प्रॉब्लम उनको होती है अपनी जगह, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा डिफरेंट वो करता हूँ, इसलिए कि देखिए बहुत कई लोग तो खामोशी इसलिए भी ले जाते हैं, उनकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन वो अपनी राय आगे देते हैं। बट आपका निजाम, जैसे कि जैया ने बोला, आपका निजाम है क्या? आपका निजाम है कि आपको बाहर से इतनी अप्रोचें होती हैं कि आप बिल्कुल हिल के रह जाते हैं, और हम, मेरा जैसा आदमी जो है वो बोल के और खामोश होकर रह जाता है, और इसमें कही है
जिन लोगों की बात कर रहे हैं ये आलिया, वो बिल्कुल ठीक है। तो साहब आपका पॉइंट टेकन। याया भाई, ओके, वन लास्ट कमेंट, और यही कि देखिए, हमको ना हम चाहते हैं, ना कोई भी नहीं चाहता, ना आप भी चाहेंगे कि हमको ऐवी आंख बंद करके बेजंतरीन करें। मतलब हम वी ऑल आर क्रिकेट फैंस, और हम चाहते हैं हमारी क्रिकेट फ्लरिश करे। बात करने का मकसद ही यही है कि जिस तरीके से, और हम सिर्फ खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे, हम तो उस सिस्टम की, उस निज़ाम की बात कर रहे हैं जो इसको मज़ीद ख़राब से ख़राब करता चला जा रहा है। आगे आने वाली वेस्ट इंडीज़ हो गई, अब हमने टेस्ट सीरीज़ भी खेलने जानी है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी? जिस तरीके से हमने सुफियान मुकीम के साथ किया है, ऐसे बहुत सारे दीगर खिलाड़ी हैं जो टीम में आना डिज़र्व करते हैं लेकिन वो नहीं होते हैं। आगे के लिए पिक्चर ग्लूमी है या पिक्चर ब्राइट है, क्या असेस करेंगे? देखिए, मैंने आपको सादिया पहले भी बोला कि ये इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आपके खिलाड़ी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक ये ड्रामे चलते रहेंगे। मसला यहाँ पर यह है कि खिलाड़ी मैदान से ज्यादा जो है मैदान के बाहर की एक्टिविटीज के ऊपर निगाह ये रखे बात तो हुए है। हैं। उनके मैनेजर्स हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज्यादा तवज्जो है। तो जब आप खेल के साथ मुखलिस नहीं होंगे, खेल के साथ आप अपना रवैया संजीदा नहीं करेंगे, तो फिर आप आधा तीतर आधा पटेर रहेंगे। देखिए, मैं दोबारा से आपको बोलूं, आप किसी को दोस्ती में टीम में लेकर आ गए हैं, आप किसी को पसंद नापसंद के ऊपर टीम में लेकर आ गए हैं, यहाँ खत्म हो गई ना बात। यहाँ पर आपको जब टीम के लिए आप खेल रहे हैं तो आप दिखाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेस्ट मैच भी वही प्लेयर खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट में भी वही प्लेयर खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट में भी वही प्लेयर खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में आप बांग्लादेश में 2 सेशन सर्वाइव नहीं कर सके, वनडे क्रिकेट में आपसे 50 ओवर बैटिंग नहीं हो रही, T20 क्रिकेट में आप 20 ओवर बैटिंग नहीं कर रहे। T20 क्रिकेट में आपका मसला ये है कि जी आपके पास 140 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले मौजूद नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास 140 की रफ्तार से गेंद करने वाले बॉलर्स मौजूद नहीं है। तो भाई ये कौन करेगा? मुझे बताइए कि क्रिकेट बोर्ड में लाखों रुपए पर इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर आते हैं? आप सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को बोलें कि जी उन्होंने क्रिकेट का पट्टा बिठा दिया है, उन्होंने जी क्रिकेट को तबाह कर, भाई क्या वो पैड पहनकर, बल्ला लेकर, गेंद लेकर खुद क्रिकेट खेलने के लिए चले जाएं? उन्होंने इस खेल से वाबस्ता बेस्ट लोगों को इस क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट किया है, बेस्ट प्लेयर इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। और कितनी मराहत देंगे आप, और कितने फवायद देंगे आप? इस टीम का ये हाल है कि ये टीम कहीं ट्रैवल करती है तो इनके साथ इनका शेफ ट्रैवल करता है। इनके आप मसले देखिए, इनके आप नखरे देखिए, इनके आप नाज देखिए, और इससे ज्यादा क्या करना है आपको? मराहत आपको बेहतरीन मिल रही है। आप हॉकी के खेल में देखिए, हॉकी के खेल की मैच फीस नहीं होती जी। एक तो $10 डेली अलाउंस है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके अब आपको मिलने लगा है। लेकिन क्रिकेट कराची से खैबर तक वो खेल है जो कि टेलीविजन पर भी दिखाया जाता है, जिस पर डेली शोज भी होते हैं, जिस पर आपको हाथों हाथ लिया जाता है। तो जो खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहे हैं वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे? कोई 40 करके कहता है यार मैंने अपना काम कर दिया, कोई 3 आउट करके कहता है यार मैंने अपना काम कर दिया। सब अपने अपने भाई काम जो सीधे ग्राउंड के करके, अंदर खेल रहा है, यस, जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं लेगा तब तक आपकी इसी तरह क्रिकेट ऐसी आधी तीतर चीजें, आधी पटेर। एब्सोल्युटली। और ये ग्राउंड से लेके मैनेजमेंट तक एक- सब अपनी जिम्मेदारी ले। एक- जी जी, तौसीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे एक हैं? जी जी, प्लीज क्यों? प्लीज। हाँ, अब मुझे उस वक्त नहीं पता चला कि आप मुझसे क्वेश्चन किया। जी जी जी। देखें, जो आपने बात की कि आगे चल के क्या, उम्मीद पे सब कायम हैं, और इस मुल्क के लिए हम डेफिनेटली दुआएं भी करते हैं और सभी करते हैं। लेकिन मुझे काफी सामने अंधेरा नजर आ रहा है, और उस अंधेरे में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डार्क है बिल्कुल। और ये डार्क इसलिए है कि कुछ डिसीजन ऐसे जिससे जो है मुश्किलात बढ़ रही हैं। राइट, एंड यू आर ऑब्वियसली स्पीकिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि आपको यहाँ देख रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, याया साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम बस अब अपने आखिरी मराहिल में है। तमाम तर सियासी जमातों ने डेरे डाल लिए हैं और एक दूसरे पे तंज के तीर भी बरसा रहे हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा गिलगित फ़ज़ल वदूद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ल। फ़ज़ल, सबसे पहले तो ये बताइए कि सबसे बड़ा सियासी रुझान जो है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्रेंड आपको क्या नज़र आ रहा है अब तक की इंतखाबी मुहिम में?
जी बिल्कुल, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में सबसे बड़ा रुझान अवामी मुहिम जो मकामी मसाइल हैं उन पर है, और इसी के साथ जो जमातें हैं वो बड़े जलसों के साथ साथ घर घर जाके जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए जो है भरपूर इस दफ़ा जो इलेक्शन हैं उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा फजल, ये बताएं कि दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, अब इन सियासी जमातों की इंतखाबी कारकर्दगी पर अवामी रद्द अमल की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है इस इलेक्शन में? जी, अवामी रद्द अमल मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। कहीं हलकों में साबिका हुकूमत को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी कारकर्दगियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले किए जा रहे हैं, जबकि कहीं इलाक़ों में जो है वो ज़ाती बुनियाद पे जान पहचान की वजह से जो है उस तरफ फ़ैसले दिखाई दे रहे हैं। जबकि मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो ये जो दो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इनके दरमियान में सख्त मुकाबले की फ़िज़ा नज़र आ रही है। अच्छा फजल, 400 करीब लगभग आज़ाद उम्मीदवार, तो ये कोई फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं इस बार? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार है वो हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि ये भी लास्ट मोमेंट तक जो है पता नहीं होता, और बिल्कुल खामोशी से जो है इनकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है आखिरी मराहिल में, जब जो इलेक्शन मुहिम है वो एंटर हो जाती है। और आगे जाके जो GBA है यानी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में, तो ये कानून साज जो सीटें हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है कारामद साबित हो सकते हैं। चैलेंजेस क्या है फजल इस बार के? क्या कोई इंतज़ामी चैलेंज है? सिक्योरिटी मामलात के हवाले से क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान जोग्राफिया लिहाज से देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग है, और दूर दराज इलाकों में जो है वो पोलिंग स्टेशन और फिर वहाँ पे जाके वोट जो है वो पोल करना, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है, जो इंतज़ामात है या सिक्योरिटी के इंतज़ामात की हम बात करें, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस भी शामिल है, और ये जो है अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे पोलिंग डे वाले दिन, और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में जो है इनका अहम किरदार रहेगा सिक्योरिटी के एतबार से। ठीक है। अवामी मसाइल में कौन से इशूज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं जिन पर वोटर्स चाहते हैं कि उनको हल मिल सके? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यहाँ का वोटर इस दफ़ा जो है वो बहुत ही होशियार हो चुका है, और वोटर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में जो है सही मायनों में जो भी पार्टी आए और जिनको हम मुंतखब करें वो डेवलपमेंट के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और मसाइलों के हवाले से अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है। इस दफ़ा जो विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया है, 22 घंटे तक यहाँ पे लोड शेडिंग, और कई मकामात पे तो बताया जा रहा था कि 23 घंटे जो है वो लोड शेडिंग देखने में आई। उसी के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मुकम्मल तबाह हो चुका है गिलगित शहर का और इसी तरह मज़ाफ़ात का। और अगर हम पीने का साफ़ पानी हो या दीगर नौजवानों के रोज़गार के मुतल्लिक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है वोटर्स जो हैं वो भी पार्टीज़ से या जो भी उम्मीदवार उनके पास जाता है तो वो उनसे इन चीज़ों की यकीन दहानी लेते हैं कि आप अगर इन चीज़ों पे हमारे लिए काम करेंगे तो तभी जाके हम कहीं पे आपके हक में फैसला दे सकेंगे। ठीक है फजल, आप हमें थे गिलगित से, थैंक यू सो मच। और इसी हवाले से हम आगे चल के मजीद भी बात करते रहेंगे, बट अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा से हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं ज़रा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से
हर गुजरते वक्त के साथ अपने बयानात को बदल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाया तो ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। एंड हम ये भी देख रहे हैं कि IA की जानिब से कहा गया है कि इजाज़त दी जाए ईरान की जानिब से कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को विजिट किया जाए। बट डोनाल्ड ट्रंप की ये बात जब वो ये कहते हैं कि हम किसी डील तक जाने से पहले भी यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से ईरान से बात कर सकते हैं, इस सारे मामलात पर बात करते हैं। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है अमूर मशरिक़ वस्ता के। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात चेंज हो रहे हैं। उन्होंने कहा एक हफ्ते में हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके मामलात को तय कर सकते हैं और थोड़ी लीनियंसी यूरेनियम के हवाले से वो दे रहे हैं। So what do you think कि यूरेनियम ऑल ऑफ अ सडन इतना अनइम्पॉर्टेंट कैसे होता जा रहा है US के लिए? जी, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनके बयानात बदल रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई चीज़ बदल रही है तो वो सिर्फ आए रोज़ उनके बयानात ही बदल रहे हैं। ज़मीन पे जो हक़ाइक़ हैं वो यूं के तू बरकरार हैं। यही वजह है कि इस वक्त ये जो जंग का इस वक्त बादल है उसके छटने के जो इम्कानात हैं वो रोज़ बरोज़ जिसे कहना चाहिए वो मादूम होते जा रहे हैं। बिलख़ुसूस एक ऐसे सिनेरियो में कि जब दाखिली सियासत अमेरिका की एक ऐसी आप तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि जिसमें ख़ुद उनके वज़ीर ख़ारजा की जो फ़ॉरेन कमेटी में पेशियाँ हो रही हैं और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो अपनी जमात के 4 अरकान जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो उनके इख्तियारात को महदूद जंगी इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से जो करारदाद है अवाम नुमाइंदगान की उसमें वो मुखालिफ पार्टी की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मौक़िफ़ में तब्दीली और नरमी जो है वो आपको इन चीज़ों का एक इशारा देती है कि वो दाखिली तौर पे उन पर जो दबाव है उसकी वजह से वो अपना मौक़िफ़ ख़ास तौर पे इस यूरेनियम पर भी नरम कर रहे हैं, क्योंकि इसी को उन्होंने एक विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पे अपने यहाँ पेश करना था। तो अब वो खुद बता रहे हैं कि मुझ पर तो दबाव है कि कोई जंग के हवाले से, तो लिहाजा मैं मुख्तलिफ चीज़ों अब तो इस हद तक वो तैयार और इस मिशन स्टेटमेंट को लेके उन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी, जो ऐलानात उन्होंने किए थे कि हम रेजीम चेंज कर देंगे। अब तो उसी चेंज रेजीम के न्यू फेस मुश्तबा खामेनेई के साथ वो मुलाकातों के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं, वो उनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ईरान अमेरिका जो है अपने वो तमाम मकासद जो इस जंग का नाम लेकर उन्होंने दुनिया के सामने पेश किए थे, उन तमाम के तमाम महाजों पर उसे इस वक्त बुरी तरह जो है वो शर्मिंदगी और नाकामी का सामना है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपको जो फरीक मुखालिफ है यानी जो ईरान है उसका मौक़िफ़ भी बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आता है। अभी रिसेंटली अगर वो टिट फॉर टैट है उसमें भी एक शिद्दत दिखाई देती है। अमेरिका ने अगर उनके कशकम जजीरे को निशाना बनाया तो उसके बाद आपने देखा कि कुवैत और बहरीन जो है वो एक बार फिर ईरान के निशाने पर आए और कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ड्रोन हमले का जो निशाना बना और आपने उसके फुटेज में देखा कि वो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी वहाँ फैली है। तो ये वो तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि जिसकी रोशनी में आपको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के बिल्कुल ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट भी फील होता है। मंसूर साहब, एक चीज़ ये कि अमेरिका या ट्रंप साहब गुमान की बुनियाद पे बयान दे देते हैं कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर तो जंग होगी, लेकिन दूसरी जानिब वो जो वायलेटर है, अब परसों या कल मुआहदा हुआ है लबनान और इसराइल का और गुज़िश्ता रात फिर उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, तो वो जो बाकायदा वायलेटर है उस पर आंखें मूंदी हुई हैं और ईरान को बस गुमान की बुनियाद पे कहते हैं कि जनाब हम जंग कर देंगे। जी, वो तो ज़ाहिर है उनका अपना एक मिलिट्री आउटपोस्ट है और उसको वो अपने मखसूस मकासद के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो इग्नाइट करते हैं और उसको फिर हमला करवाते हैं, चाहे वो फ़लस्तीनियों पर हो चाहे वो लबनानियों पर हो, और उसके बाद फिर आंखें मूंद लेते हैं और फिर जब दुनिया का दबाव बढ़ता है तो फिर एक आई वॉश के लिए एक जिसे कहते हैं कोरियोग्राफी किस्म की जो है वो गालम गलोच से भरी हुई मुकालमा उनके साथ होता है और दुनिया के सामने पेश किया जाता है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अब नेतन्याहू साहब को आग कर दिया है अपने इस नाबालिग बच्चे को, अब उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी मालूम है कि उनकी अगर मशरक़ वस्ता में एक दरअंदाजी या जो उनकी गैर कानूनी मुदाखलत, और हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरू से कि इस जंग का स्पॉइलर एक ही है और वो इसराइल है, और अगर उसको लगाम नहीं डाली जा सकती तो इस कैसे किसी करवट बिठाया जा सकता है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। इस साल माहौलियात के आलमी दिन का मौजू है कुदरत से तहरीक, माहौल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। दुनिया को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों, बढ़ती हुई आलूदगी और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करने की ज़रूरत है। माहिरीन का ये कहना है कि जंगलात, समंदरों, मैंग्रोव्स और हयातियात का तहफ़्फ़ुज़ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। इसीलिए बार बार दरख्त लगाने, प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम तरीन करने और माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाने के लिए ज़ोर दिया जाता है। फिर चाहे कराची हो, मुख्तलिफ और दीगर शहर हो, यहाँ पर शजरकारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एट द सेम देखना है कि हमने इस बदलते मौसम के साथ अपने आप को किस तरह से चेंजेस लेकर आने हैं, अडेप्टेबिलिटी कैसे पैदा करनी है। और हम जो कि एक बड़ा एग्रीकल्चर मुल्क था, अब हमारे पूरी जो सूरत हाल है वो तब्दील होती जा रही है और ऐसे में अब जो ख़तरे की घंटी सुपर एल नीनो ने बजा दी है, उससे हमारा मुल्क किस हद तक मुतासर हो सकता है। व्हेन आई से अबाउट सुपर एल नीनो, अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़िली इदारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये वार्न किया है कि इस साल एल नीनो के मजबूत होने के इम्कानात 80% तक पहुंच चुके हैं और इसकी वजह से शदीद गर्मी होगी और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां सैलाब आएंगे और कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर ड्रॉट्स होंगे, यानी जहां पर खुश्क साली की सूरत हाल होगी और इससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा। खुश्क साली की आपने बात की, हमारा जो रीजन है वहाँ पे इस साल खुश्क साली की पेश गोई है। तो माहिर मौसमियाती तब्दीली मरियम शब्बीर आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मरियम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मरियम, 98% चांसेस हैं कि एल नीनो कंडीशंस लेटर पार्ट ऑफ द ईयर भी इसी तरीके से डोमिनेट करेंगे। द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग, देखने वालों को बताइए, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो क्या फिनोमिनन है, क्या इससे तब्दीलियाँ आती हैं मौसम पे? सबसे पहले तो ये बताइए। जी देखिए, जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है पैसिफिक ओशन में, उसका जो है वो दर्जा हरारत बढ़ रहा है। ये जो जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रही हैं, अब उसकी वजह से होता ये है कि जो आपके ओशंस होते हैं वो नेचुरली आपके कार्बन सिंक होते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वक्त के साथ साथ ओशंस की कैपेसिटी कम होती जा रही है और जो ओशन के ऊपर जो ट्रेड विंड्स होती हैं या जो हवाएं चल रही होती हैं जिनको ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो आपके डिटर्मिन करती हैं, आपके वेदर पैटर्न्स को भी डिटर्मिन करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। बेसिकली आपके स्टॉर्म्स का सबब भी बन सकती हैं, आपके ड्राउट्स का सबब भी बन सकती हैं। और उसमें होता ये है कि दो तरह की जो है वो कंडीशंस रहती हैं। एक आपकी रहती है ला नीना, जो कि अक्सर रहती है, और दूसरी आपकी होती है एल नीनो। ला नीना जो है वो ठंड से रिलेटेड होती है ज़्यादातर इलाकों में, और ला नीना जो है वो आपके गर्म टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है। अब आप जो एल नीनो है बेसिकली वो आपका जो है वो पास्ट में भी आ चुका हुआ है। समझें आपके कम से कम एक दहाई में एक बार जो है वो 10 से 12 सालों में आपका एल नीनो जो है वो आता है। लास्ट टाइम जो है वो आपका जो है वो 2014 से 2015 के बीच में था, और इस साल जो है वो आपका इस साल जो है वो अभी जैसा कि फोरकास्ट में भी आपने बताया कि देयर आर चांसेस, और डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड और इदारे जो है वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी जो अभी तक है वो 90 से 98% तक जो है वो डिफरेंट इदारों की तरफ से है कि आपकी जून से लेके अगस्त तक जो है वो एल नीनो की कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, और बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगा एल नीनो का इम्पैक्ट। तो जैसा कि आपने कहा कि ये जो पाकिस्तान की साइड है, ऑस्ट्रेलियन साइड, पाकिस्तान की साइड, एशिया की साइड, ये सारी ऐसी है जहाँ पर आपकी कहत साली आपको देखने को मिलेगी। कहत साली का ये मतलब नहीं है कि जो एक्सट्रीम ड्राउट लाइक कंडीशंस होती हैं, बल्कि उसमें ये होता है कि नॉर्मल आपको एवरेज जो आपकी बारिश होती है उससे कम आपको बारिश देखने को मिलेगी। आपको पानी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। फिर आपकी हीट वेव्स बढ़ेंगी, इंटेंस और प्रोलॉन्ग किस्म की होगी, और साथ ही साथ फिर आपकी जो वाइल्ड फायर्स हैं उनके बढ़ने के खतरात हैं। और हमने देखा है कि काफ़ी सारे इलाकों में पाकिस्तान में भी इस वक्त वाइल्ड फायर्स चल रही हैं। कोटी सतिया के इलाके में चल रही है, कोहूटा जो मेरा इलाका है उनके जंगलों में भी इस साल जो है वो वाइल्ड फायर्स आपकी चल रही है। लेकिन उसमें दो तरह के एंगल्स हैं, एक आपके हाई टेम्परेचर्स होता है, और उस रीजन में ज़्यादातर आपका टिम्बर माफिया भी आग लगा देता होता है जानबूझ के हर साल, ताकि वो लकड़ियाँ वहाँ से काट
जी। तो इस तरह के कंडीशंस जो है वो एल नीनो में आपको देखने को मिलती हैं, जो एक आपका वेदर का साइकिल होता है राइट, बेसिकली। मरियम मुझे ये बताएगा जो कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान है उस पर इसका इफेक्ट कैसे होगा? व्हाइल आई वाज लर्निंग अबाउट सुपर एल नीनो और गोडजिला एल नीनो, जो भी इसको कहना चाहें, कराची पे एक्सट्रीम हीट वेव्स की बात की जा रही है और जो दीगर कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे वहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी और उसके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होंगे। सो जस्ट एक्सप्लेन इसके क्या समझे कोस्टल एरिया के अतराफ रहने वाले लोग, और क्या प्रिवेंशन हो भी सकती है, मदद मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? जी, एब्सोल्युटली, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हीट वेव्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस किस्म की आपको जो है वो देखने को मिलेंगी और अभी भी आपको देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप बात करें तो सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब और जो कोस्टल इलाके आपके हैं, थरपाकर, कराची जैसे इलाके आपके हैं, जैकबाद तो आपको हमेशा याद है होता ही होता है, लेकिन बाकी इलाकों में भी आजकल आप देखें कि जो टेम्परेचर की रेंज आपको देखने को मिल रही है और मिलेगी, वो यही मिलेगी थ्रू आउट द समर 48 डिग्री सेल्सियस से लेके 52 डिग्री सेल्सियस तक। पहले हम ये समझते थे कि सिर्फ जैकबाद में 51 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है, लेकिन अब ये बाकी इलाकों में भी कंडीशन आपको यही नज़र आएगी। कोस्टल एरियाज़ में भी ऑफ कोर्स आपको जो है वो जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान की आप बात अगर मैं आपको करूँ तो उसमें भी आपको जो मॉइस्चर लेवल है वो बहुत ज़्यादा आपको हवा में मिलेगा और जो हीट वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि बढ़ा हुआ मिलेगा। उसमें होता ये है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी होती है 37 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करती है, तो जब ज़्यादा आपकी गर्मी होती है, आपकी जो वेट लाइक कंडीशन ज़्यादा होती हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी हीट स्ट्रेस में चली जाती है। ये वेट बल्ब कंडीशन उसको कहते हैं। और अगर आप प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए आप धूप से एक्सपोज हैं, आपके पास बिजली या कूलिंग नहीं है, आपने पानी नहीं पिया हुआ, तो इंसानी डेथ हो जाती होती है, क्योंकि इंसानी जिस्म जो है वो कूल ऑफ नहीं करता, यानी कि पसीना ऐसी सूरत हाल में और आपके माहौल में नमी हो तो आप बॉडी में जो नेचुरली कूलिंग इफेक्ट होता है वो क्रिएट नहीं होता। तो इसी वजह से आपको ज़्यादा डेथ्स देखने को मिलेंगी। आपने ये भी देखा था कि 2014-2015 में जब एल नीनो लाइक कंडीशंस थी तो उस वक्त भी जो है वो कराची में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो डेटा का एक गैप आता है जब हीट रिलेटेड डेथ्स आपकी आती हैं। फ्लडिंग की तो फिर भी रिकॉर्ड की जाती है, उसमें भी कुछ गैप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्लडिंग की जो जितनी भी डेथ्स होती हैं उनको मॉनिटर किया जाता है, उनका डेटाबेस मैनेज किया जाता है, लेकिन हीट रिलेटेड डेथ्स का डेटा नहीं रखा जाता ताकि पॉलिसी और इसी तरह प्लान्स पे साथ अमल किया तो जाए। मरियम, फिर हम जो हमारे एरिया के लिए जो एक्सपेक्टेड है इस बार, हम क्या ये समझें कि पाकिस्तान में गर्मी का जो स्पैन है वो बढ़ेगा, मॉनसून जो समर मॉनसून है वो वीक हो जाएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखें कि मॉनसून का जो सीज़न है उसमें जो है वो लेस देन नॉर्मल आपका रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी, बारिशें आपकी होंगी, लेकिन मामूल से बहुत कम आपकी बारिशें होंगी, जो कि आपको वाटर स्कैर्सिटी जैसे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कराची की आप जैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो एक दहाई से आप को नज़र आ रहा है कि टैंकर माफिया भी थोड़ा गवर्नेंस रिलेटेड भी इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपके जो है वो टैंकर माफिया जो है वो ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से लोगों को पानी ख़रीदना पड़ रहा होता है। तो आपको ये जो है वो डेफिनेटली हम जो एक अरसे से आपके प्रोग्राम में मैं बात करती आई हूँ और इस साल की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम भी है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट है, सबसे सस्ता तरीन तरीका यही है कि आप जो है वो दरख्त लगाएं और मकामी दरख्त लगाएं। और कराची जैसे इलाके और जो कोस्टल एरियाज हैं या थरपाकर जैसे इलाके हैं, इनमें मैंग्रोव स्पीशीज़ जो आपकी ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, इस तरह की स्पीशीज़ लगाते हैं तो आपका जो इकोसिस्टम है, जो दर्जा हरारत का कंट्रोल है, वो आपका बेहतर होता है लोकल स्पीशीज़ के साथ। राइट मरियम, लास्ट दैट इज़ टेम्परेचर हाई राइज पे जा रहे हैं, अपर एरियाज़ में लैंडस्लाइड्स हम देख रहे हैं। पिछले साल अभी इस दफ़ा भी NDMA की एडवाइजरी आई हुई है फॉर द अपर एरियाज़ एंड रेस्ट ऑफ द सिटी, किस वक्त क्या सूरत हाल बनती जा रही है। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? इस साल पहले तो ये कहा जा रहा था कि सैलाब और ताकतवर आएगा, अब क्या समझा जाए, क्या होने जा रहा है? जी, जो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा आपका बढ़ रहा है उसकी वजह से हो ये रहा है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो NDMA ने भी जो लास्ट ईयर भी 33 झीलों की निशानदेही की थी, इस बार भी की है कि बहुत वल्नरेबल हैं और उन झीलों उनका फटने का ख़तरा है। जब दर्जा हरारत आपका बढ़ता है तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो झीलें फटती हैं, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स, लेक, आउटबर्स्ट फ्लड्स आपके आते हैं, तो उसकी वजह से आपकी फ्लडिंग होगी, आपकी लैंडस्लाइडिंग
डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दरख्तों की कटाई जो है वो पाकिस्तान में, एशिया जो है वो हाईएस्ट रेट से पाकिस्तान में जो है वो डिफॉरेस्टेशन है वो हो रहा है। तो वहाँ से आपकी जो लैंड वो भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि दरख्तों की रूट्स हैं ही नहीं कि वो जो है वो आपके जो लैंडस्लाइड है उनको अवॉइड कर सकें। तो इस साल भी आपको ये जो डर्ट और कीचड़ और पत्थरों से मिला हुआ जो गारे जैसा आपको लैंडस्लाइड लास्ट टाइम देखने को मिला था, वो इस दफ़ा भी आपको देखने को नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलेगा। तो टूरिस्ट को जो है वो डेफिनेटली एडवाइजरीज पढ़ने से पहले जो है वो निकलना चाहिए, और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो हमारे, वो भी टाइमली कम्युनिटीज़ को बताना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जानी नुकसान एटलीस्ट इस लेवल पे कम से कम किया जा सके। और जैसे कि हम तस्करा का बहुत शुक्रिया, मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद थी। जैसे कि हम तस्करा कर भी रहे, एनडीएमए ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है कि क्योंकि शदीद गर्मी है और ऐसे में जो ग्लेशियल मेल्ट है उसके कई वाक़यात हो सकते हैं 4 तारीख से 5 तारीख के बाद। इस तरीके की जो है वो अपर एरियाज केपी एंड गिलगित में ग्लोफ के इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट बजट। हमारे साथ रहिए। सबसे आम सवाल यही है कि क्या होगा इस बार बजट में। वफाकी बजट में मईशत से जुड़े अहम फैसलों की तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई हैं, और ज़रा ये कहते हैं कि आइंदा माली साल 2026-27 के बजट का हजम जो है वो तो तकरीबन 17,500 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। IMF के साथ अहम बजट अहदाफ पर इत्तफाक भी हो चुका है ना। दिस इज़ द थिंग कि जिस पे सबसे ज़्यादा बात अब तक हुई है, जिस पे सबसे ज़्यादा चर्चा अब तक हुई है। इत्तलात यह है कि महसूलात के हदफ के हुसूल के लिए 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। एट द सेम टाइम तनख्वाहदार जो तबका है वो भी परेशान है कि क्या इस दफ़ा उनके लिए रिलीफ के लिए गौर किया जा रहा है। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं वो वाकई उनके लिए कोई रिलीफ लेकर आएगा? क्या नई स्लैब्स होंगी, उसमें कितना टैक्स आयद किया जाएगा, गरीब के लिए क्या रिलीफ दिया जाएगा? ये सारे वो सवालात हैं जो हर कोई पूछ रहा है। ऑब्वियसली ये मुकम्मल तौर पर एड्रेस तो बजट के बाद ही होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाएं। अनवर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं टैक्स बार एसोसिएशन के। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू इन द स्टूडियो। सर, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, सबसे ज़्यादा तो गरीब का सवाल होता है कि भाई उस पर हुकूमत इस बार कितना बोझ डाल सकती है। क्या लग रहा है तनख्वाहदार तबका और वो तबका जो कि 50,000 के आसपास कमाता है, कितनी टैक्सेशन हो रही है, GST की क्या बातें की जा रही हैं, हाउ मच इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट एक आम आदमी को? थैंक यू सो मच। बेसिकली देखें, जो इशू है ना वो आम आदमी का पिछले साल से जब बजट आया उस वक्त से लोगों को ये था कि जी अगले साल बजट में कोई रिलीफ मिलेगा और अगले साल सैलरी पर रेट कम हो जाएगा। हमारे जो अतराफ़ में लोग इस वक्त हैं मौजूद, वो सब सैलरीड क्लास लोग हैं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो जो सैलरी लेके जाते हैं उसमें से आधा जो टैक्स में दे के चले जाते हैं, और फिर उनको घर जाके जो है अपनी सारी नीड्स को मीट करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दैट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत बिल्डअप होता चला गया। अब यहाँ पे जो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कोई मेजर चेंज आने वाला नहीं है। कोई मेजर इम्पैक्ट, ख्वाहिशें हो सकती हैं लेकिन मेजर, बिकॉज नंबर्स, सिनेरियोज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चैलेंजेस सेम हैं। आप सिर्फ जो है ना IMF के साथ नेगोशिएशन को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, आप उसकी ट्रांच को रिकग्नाइज करते हैं, आप कहते हैं लोन मिल गया। अब ये जो कैपेसिटी, ये जो आपकी इंटेंट हो जाए तो कोई बिजनेस, कोई फैमिली, कोई कंट्री सर्वाइव कर नहीं सकता। वो आप जब आप उधार पे चलने लगे तो ये तो आपको पता ही है ना, बड़े कहते हैं भाई अपनी चादर को देख के आप पैर का देखो। हाँ, मतलब आप चादर से बाहर आपके पैर निकल चुके हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा। अब उसके लिए होने की ज़रूरत है, वो नहीं किया जा रहा। पिछले साल भी हम यही बात कर रहे थे, हम प्रोग्राम में बैठ के, तो होमवर्क क्यों नहीं किया जा रहा? अब वो होमवर्क कैसे किया जाएगा, उसके रिसर्च पे काम होना चाहिए, रोड मैप क्या होगा। अब इस वक्त जो सुनने में आ रहा है उसमें सैलरी क्लास के लिए कुछ वो ट्विकिंग कर रहे हैं, कुछ टैक्स की कमी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं ये कहने को तैयार हो गए हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें कुछ रिटर्न में तो दो हैं। हमने एक टैक्स पेयर्स अलायंस बनाया है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप टैक्स ले तो रहे हैं, कुछ इन रिटर्न तो दें हमें। तो आप टैक्स तो मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट कोई कमी नहीं आने वाली। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब यानी कि कोई ऐसे स्लैब्स मुतारिफ नहीं किए जा रहे कि जो सैलरी पे अपने 40,000 टैक्स दे रहा था
वो 40 से घट के 20 हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। ठीक, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब वो रात को हमारे प्रोग्राम देख के हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये क्या दुआ कर सकते हैं, जुम्मे का भी दिन है मेरे ख्याल से। फिर सेल टैक्स जो है ना, उसके साथ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि एक आदमी जिसकी अच्छी इनकम है और एक दरमियानी तबके की इनकम है, एक बिल्कुल कम इनकम, दोनों एक ही टैक्स दे रहे होते हैं जी। मैं अगर कोई चीज़ खरीदता हूँ तो 18% हर चीज़ पे लगा हुआ है। 18%, 18 लाख वाले के लिए भी 18% है, 18,000 वाले के वाले लिए के भी। लिए ये जो है ना, जो लोगों के लिए बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। अब वो होता ये है कि सेल टैक्स को कम किया जाना है दुनिया में। ये अब ये बात आ रही है कि बिकॉज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ना, तो आप पूरी सोसाइटी को तो सेगमेंटाइज नहीं कर सकते ना कि यार इसके लिए इतना रेट होगा, इसके लिए इतना रेट होगा। आप उस रेट को कम करें। जब आप रेट कम देखें, जब भी बात होती है ना कि आप अपने रेवेन्यूज़ को कम करें, तो उसमें कम करने की बात नहीं होती, उसमें बात ये होती है लोगों पे इम्पैक्ट कम करें। आपको रेवेन्यूज़ तो लाना ही पड़ेंगे, आपको खर्चे तो करने पड़ेंगे, हुकूमत तो चलानी पड़ेगी। एक आप अपने अखराजात कम करें, एक आप अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आमदनी कैसे बढ़ाएंगे कि अब 250 मिलियन की कंट्री है पाकिस्तान माशाल्लाह, और शायद ज़्यादा ही हो गई हो जिस तरह रफ्तार से बढ़ रही है, जिस तरह लोग वह है, तो वो उस कंट्री में अगर आप डेमोग्राफ देखें तो 7 मिलियन का डेमोग्राफ है टैक्स का। वाह। सो मतलब वो कम है। और तो कुछ लोग कहते हैं कि अब पाकिस्तान काफ़ी हद तक अपने उसके पहुंच चुका है, लेकिन अब आपको करना ये होगा कि आपको एक फ्लैट रेट लेके आना पड़ेगा। Right. आपको रेट ऑफ टैक्स कम करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो कंप्लाइंस की कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास अगर प्रॉफिट ऑन डेट है उसके रेट अलग हैं, कैपिटल गेन है उसके रेट अलग हैं, सैलरी इनकम है उसके रेट अलग हैं। सो आपको उनको एक ही बकेट में डालना होगा और कहना ये इनकम है और ये इस पे टैक्स होगी। सो फ्लैट रेट एंड रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, तो हमारा फोकस जो मुझे नज़र आता है, इफ आई एम रॉन्ग, एक GST, दूसरा लेवीज। अभी मुझे खबर यही मिल रही थी कि इस साल कार्बन लेवी भी 2.5 से 5 रुपए करने के लिए कहा जा रहा है। अब दूसरे मुल्कों में भी कार्बन लेवी है, यूके में भी कार्बन लेवी है, लेकिन वो कार्बन लेवी आपकी यूटिलिटीज से कलेक्ट की जाती है। जितना आपका बिल होता है वो तयन करता है कि आपका यूजेज क्या है। हर एक के ऊपर जो पेट्रोल डला रहा है फ्लैट नहीं है, क्योंकि उसमें एक बाइक वाला भी पेट्रोल डला रहा है। सो ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन की जो आप भी बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी क्या एक्सपेक्ट करे कि उसको रिलीफ तो मिलता नहीं है। यानी अगर मैं टैक्स दे रही हूँ अपनी सैलरी से, तो मेरी कोई एजुकेशन तो फ्री मुझे मिल नहीं रही, कोई मेरे पास हेल्थ की सहूलियात तो मिल नहीं रही। सो दिस टाइम अलॉन्ग, ठीक है हम बात कर रहे हैं कि बजट वही होगा, रेजिलियंस के हमें भुगतने पड़ रहे हैं नताइज, बट इज द गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट अ पुअर पर्सन कि भाई गरीब आदमी ने कैसे घर चलाना है, इतनी आप हर बजट में टैक्सेशन बढ़ा देते हैं? नो, इसलिए कि वो आपको नज़र ही नहीं आता। देखिए ना, मैं कहूँ उन्हीं वो सोच रहे हैं, आप मुझसे कहेंगे क्या बात कर रहे हैं नूर साहब, ये नज़र कहाँ आ रहा है। देखिए टैक्स की स्कीम है ना, वो ये है कि हैव से लेके हैव नॉट्स पे स्पेंड करें। टैक्स की स्कीम ये है, वो स्कीम ही नहीं है आपके पास। आप यूनिटरली आप वन वे आप टैक्स कलेक्ट करे जा रहे हैं। सो दुनिया में जहाँ महसूब माशरों की बात कर रही हैं, जहाँ पे कार्बन टैक्स लगा हुआ है, वहाँ पे आम आदमी की वेलफेयर भी है। उसका बच्चे को स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए उसको, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है। उसके पास अगर बच्चा जॉबलेस रहता है तो उसको वेलफेयर मिलती है। यहाँ पे इतना बड़ा हमारा हुजूम बच्चों का आ रहा है, जो पढ़ भी रहे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको डिप्राइव्ड हैं, वो आ रहा है। उनको क्या इंगेज कर रहे हैं जी, क्या हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड इसमें अनवर साहब एक चीज़ ये कि हमने अभी बात की कि टैक्स का रिजीम होना ये चाहिए हैव से लेके हैव नॉट्स पे लगाए जाए। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ, मैं अगर 2025 की बात करूँ, बिकॉज 26 में तो नहीं आए होंगे अभी स्टैट्स, टैक्स एवेजन मोर देन 2.2 ट्रिलियन लॉक्स टू टैक्स एवेजन। छोटा आदमी तो नहीं करता ये, देयर आर बिग इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी, फ्रॉम रियल स्टेट टू टोबैको टू एवरीथिंग। और ये पहला साल नहीं है, ऐसे कई साल हैं जहाँ पे बड़े बड़े सफ़ेद हाथी टैक्स नहीं देते हैं। अगेन वही बात, चले गरीब छोड़ें, गरीब तो बेचारा पिस रहा है। हम अगर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की बात करें, जो सलीट तबका है, वो ये कहने पे मजबूर है कि भाई मैं तो हर चीज़ पे दे रहा हूँ, मैं एक सिगरेट खरीद रहा हूँ और उस पर इतना टैक्स दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुझे रहे, वेरी गुड। लेकिन जो बना रहे हैं, वो जो टैक्स इवेट कर रहे हैं, जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जाहिर सी बात है फिर मुझसे ही लिया जाएगा, ये क्यों नहीं होती कार्रवाई? देखिए बात यह है कि आप कह रहे वाइट एलिफेंट, पूरी स्कीम ये हो गई है कि टैक्स जो है इतना बड़ा गैप आ गया है, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। वो टैक्स छोटा अपने अब सैलरी क्लास मजबूरी में देते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर काट देता है। अगर उनको ये मौका मिल जाए तो वो भी ना देंगे। अब होता है कि इतना ह्यूज रेट ऑफ टैक्स होता है कि टेम्पटेशन होती है। जब भी रेट ऑफ टैक्स हाई होगा, इट्स द टेम्पटेशन टू इवेजन।
यस आप किसी की बिजनेस की वायबिलिटी खत्म नहीं कर सकते आप ना। आप इतना हाई रेट बना देंगे तो लोग सिस्टम से निकलेंगे, लोग कैश पे बात करेंगे। एंड व्हाई इज द रेट हाई? बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपेंड करने का अपना काम ही नहीं करना, उन्होंने सिर्फ IMF से ट्रांस लेनी है और अपना साल पूरा करना है। तो हम वही उस गर्दिशी कर्जे में भागे जा रहे हैं। बेसिक मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था कि ठीक है आप टैक्स लेते हैं, उसके लिए अगर आप वाइडर होराइजन में, चले एक आम आदमी को आप बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, वाइडर होराइजन में आप ऐसी क्या कर रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए? मतलब आप बेटरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं उस टैक्स को कलेक्ट करके? वो क्या है, वो हमारी प्रोग्रेस क्या है? असल में वो जो ये टैक्स का जो ब्रिज है ना, जब आप उस पर चढ़ते हैं ना तो बीच में इतना बड़ा गैप है, अब आप उसको पार नहीं कर पाते हैं, आप वहीं पे गिर जाते हैं। मसला ये है कि गवर्नमेंट को ये मेरे ख्याल में होगा, आई एम श्योर इनको जहन में होगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे इसको, कि ये जो चीज़ें ना ये अल्टीमेटली आपके लिए जो ना डिस्कनेक्ट हो जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। लोग जो हैं पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटी तलाश करना शुरू कर देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इसी चीज़ की वजह से, और आप देखें आज तो दुबई के हालात ख़राब हैं, लेकिन दुबई आपका टैक्स हेवन था। सो आप 1-2 घंटे की फ़्लाइट पे आपको रियलिटी देखना, आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है सिनेरियो में। आप सिर्फ IMF से डील करना आपका काम नहीं है। आप जब यहाँ पे आए हैं तो आम आदमी जो रोड पे है, जो गरीब आदमी है, उस रिलीफ देना आपका काम है। अब रिलीफ कैसे दे सकते हैं? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप रिलीफ दे सकते हैं, बहुत सारे। अगर आप चाहें तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन को कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को कर सकते हैं, उनको किसी ना किसी तरह रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है टैक्स एविजन की, टैक्स एविजन सिर्फ इस वजह से होता है कि रेट ऑफ टैक्स हाई होता है और कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और जो आपके जो रेगुलेटर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनकी हार्डनेस होती है। सो सर अगेन ये वो गर्दिशी एक गर्दाब है जिसमें हम भागे चले जा रहे हैं, लाइक एक्सपेरिमेंटल लैब रैट, कि जनाब क्योंकि हम कर्जा लेते हैं, उस कर्जे को भरपाई करने के लिए हमने इंडस्ट्रीज़ पे भी टैक्स लगाना है, आम आदमी से भी लेना है। वो नहीं ले पाते तो फिर हम और कर्जा लेते हैं और लिए जा रहे हैं। इज देयर एनी ब्रेक अवे टू दैट? आई एम सॉरी मैं बजट के मामले पे ये बात कर रहा हूँ और इस वक्त तो जाहिर सी बात है इट्स नॉट पॉसिबल, बट स्टिल जब आप लोग भी कोई पॉलिसी बना रहे होते हैं, आपके पास एक टारगेट आ गया जनाब, इसमें हमने इस साल में इतना लेना है, और वो फिर बड़ा बेरहमाना होता है, फिर उसमें कोई नहीं होता। सो टैक्स नेट का वसी ना होना, उतने ही लोगों पे मजीद टैक्स डालना, क्या हम कुछ इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं? फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है ना, इट्स हैज़ एन एक्सेस टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है टैक्स एक्सचेकर में जो गिरता है। आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है, तो आपका उसका टैक्स का जो है, क्यों कंजम्पशन बढ़ती है, उससे गाड़ियाँ चलना बढ़ती हैं, उससे हर चीज़ जो है ना बढ़ती है। पाकिस्तान में इशू ये आ गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको नज़र आती है, आप रेस्टोरेंट में जाएँ, आपको गाड़ियाँ नज़र आती होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब उसकी वजह यह है कि लोग ये कहते हैं कि जी मैं XY NGO को दे दूँ पैसे, टैक्स में पैसे ना दूँ। वेल यस, दिस इज अनदर डार्क थिंग। यस, ठीक है ना। अब वो जो कॉन्सेप्ट हमने बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के माइंडसेट बना दिया ना कि जी हम यहाँ दे दें, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आम आदमी को दे देगा रादर देन गिविंग टू द। एक और चीज़ होती है, हम यहाँ दे दें, कम से कम आखिरत तो सवरेगी, क्योंकि हुकूमत को देने में तो मेरे पास सिर्फ 30 सेकेंड है आखिर में। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस किस्मत में, और अगेन क्या वो गरीब आदमी पे कर रहा होगा, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास पे कर रहा होगा? पे नहीं कर रहा होगा, अगर नहीं पे कर रहा होगा, लेकिन वो उससे इम्पैक्ट बहुत होगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो पूरे उसमें है ना, सबसे ज़्यादा नीचे वही होता है, हर चीज़ जाके उसके पास एंड होती है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो सेल टैक्स है उसको ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, 18 से 19 की बात हो रही है। फिर ये जो होगा कि कहीं अगर 5% उसको 2% कर देंगे, कहीं अगर 6% है उसको 8% कर देंगे, तो इसी तरह। लेकिन आप एक डिज़ाइन नहीं कर पा रहे, आपको टैक्स सिस्टम को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और ये IMF नहीं करवाएगी, ये आपका काम खुद ही करेगा। वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर टैक्स एज वेल, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग द शो। तो जनाब कुछ ही दिन रह गए हैं, टैक्स के आमद भी है, तो देखते हैं कि वो जो थोड़े बहुत वादे किए गए हैं, क्या वो थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलता है या फिर ढाक के वही 3 पात। ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इस बार हम बात कर रहे हैं हज 2026 की, जहां इंतज़ामात पर कामयाबी से तमाम तर जो इंतज़ामात किए गए उस पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार लबेतुम एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है, जो आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, लबैतुम जो है वो अरबी लफ्ज़ है और उसका मायने होते हैं एट योर सर्विस। तो एक खुसूसी तकरीब जो है मुनक़िद की गई, जहाँ पे सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने यह एज़ाज़ पाकिस्तानी हज मिशन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सुमरो के हवाले किया। पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से मिना, अरफात और जमरात में हजूम के मौसर इंतज़ाम, बेहतर रिहाइश और 24 घंटे मुआवनत को खुसूसी तौर पर सराहा भी गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी पे बात करने के लिए अब्दुल वहाब सुमरो साहब। बताते खुद आप डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान हज मिशन के। अब्दुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुसलसल दूसरी बार ये प्रेस्टीजियस लबैतुम अवार्ड मिलने पे मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ज़रा बताइएगा कि ये कितना प्रेस्टीजियस है, किन किन खिदमात के एवज़ ये अवार्ड जो है वो नवाजा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है ये कि मुसलसल दूसरी बार भी पाकिस्तान को ये अवार्ड मिला, और ये बेसिकली मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पे ये दिया जाता है कि पाकिस्तान हज मिशन का जो है ओवरऑल लिज़ॉन, जो कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के साथ, जो अवेयरनेस मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा शेयर करती है वो अपने हाजियों के साथ, जो पाकिस्तान हज मिशन और मिनिस्ट्री प्लानिंग करती रहती है सारा साल, कंप्लायंस जो है स्टैंडर्ड्स वगैरह और अरेंजमेंट्स, तो ये 5 यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया जाता है। पिछले साल भी ये तकरीबन 7-8 हज मिशंस को दुनिया में दिया गया था, और इस मर्तबा भी तकरीबन ये 6 या 7 हज मिशंस को दिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी बार हम लोगों ने ये अवार्ड हासिल किया है। जो हमारी सबसे अच्छी बात है कि पिछली मर्तबा हमारे पास 90,000 पाकिस्तान हज मिशन के पास थे, अपना हुज्जाज थे, और इस मर्तबा 1,20,000 हुज्जाज थे। तो इस ठीक-ठाक लोड के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओवरऑल कारकर्दगी बेहतर रही और हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। बज़ाहिर ये एक बड़ी आसान सी बात लग जाती है कि अब्दुल वहाब साहब कहने में एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। लोग समझते हैं कि हर साल ही एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि गर्मी भी बढ़ रही है, लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। सो ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को भी जो दुनिया बोल है के तवज्जुह से आपको सुन रहे हैं कि ये अवार्ड हासिल करना कोई इतनी आसान बात नहीं है, क्या चैलेंजेस होते हैं? जी, सीधी सी बात है, दुनिया से तकरीबन 20 लाख लोग आते हैं हज करने, और इसमें आपको पता है तकरीबन हर कंट्री शामिल होता है। मोर देन 40 मेरा ख्याल है कंट्रीज जो है वो हिस्सा लेती हैं। कुछ लोग कुछ मुल्कों से जो लोग हैं वो डायरेक्ट B2C में आते हैं, यानी वेबसाइट के थ्रू हज बुक करते हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज से उनके मिशंस के थ्रू लोग आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है, और ख़ास तौर पे किसी भी मुल्क के लिए उससे बाहर, अपने मुल्क से बाहर इससे मुश्किल कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। रीज़न बीइंग कि ना सिर्फ ये तकरीबन यानी 30 दिन हुज्जाज, 30 से 45 दिन हुज्जाज एक दूसरे मुल्क में रहते हैं और रोज़ाना उनकी मूवमेंट होती है। अगर मदीना होते हैं तो वो मस्जिद नबवी जाते हैं, अगर मक्का में रहते हैं तो रोज़ाना वो इन 20 लाख लोगों को एक तरह से यानी हरम शरीफ में जाने की इबादत करते हैं 5 वक़्त के लिए। जो मिना एक मूव है वो बज़ाते खुद इतनी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एक्सरसाइज इतने लोगों की शायद ही कहीं होती हो कि आप 7 से 8 ज़िलहज्जा को ये सारे 20 लाख लोग अपने घरों से निकल के मिना की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ स्टे करके 8 ज़िलहज्जा की रात को ये सारे लोग निकलते हैं अरफात की तरफ से। 9 ज़िलहज्जा वहाँ गुज़ार के रात को ये सारे लोग मुज़दलिफ़ा जाते हैं। उसके बाद फिर ये वापस अगले दिन मिना आते हैं और 3 दिन रमी करते हैं। इस बीच में तवाफ़ ज़ियारा भी करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये 20 लाख लोगों का मक्का के एक ख़ास एरिया में मुसलसल मूवमेंट, जिसमें कोई हज़ारों गाड़ियाँ यानी बसें चल रही होती हैं, ट्रेन के थ्रू हज़ारों लोग जो है वो मुज़दलिफ़ा से अरफ़ात या मिना से अरफ़ात की तरफ जाते हैं।
तो ये एक्सरसाइज सीइंग इज बिलीविंग। आपकी बात दुरुस्त है कि मैं इसको चंद अल्फाज में बयान कर गया, लेकिन जो बंदा इसका हिस्सा आके बनता है उसी को इसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा होता है कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस तरह से इंतजामात किए होते हैं कि ये खुश असलूबी से यानी सारे लोग अपना हज कर लें। ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है उनके लिए भी कि इतने सारे क्राउड को इन दिनों में इतना डायनामिकली हैंडल किया जाए। बिल्कुल ठीक है सोमरू साहब। अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मतलब काफ़ी साल पुरानी बात है जो बद इंतज़ामी हुई थी, लेकिन वहाँ से लेके अब तक हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है हज मिशन के हवाले से। अगर हम बात करें इस बार, यकीनन इंसान है, ख़ता का पुतला है, गलतियाँ होती हैं। इस बार जो थोड़ी बहुत कुछ कोताहियाँ रह गई हैं, कैसे प्लान करेंगे उसको अगले साल की वो ना हो। कुछ शिकायत ज़रूर आई हैं, लेकिन उनका वक्ती तौर पे अजाला कर दिया गया फ़ौरन, और फिर उसके बाद आगे मामला लेके चले गए। तो क्या चीज़ें जो कि अगले साल मज़ीद बेहतर करने की प्लानिंग है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ इतने सारे इंसान हो वहाँ पे बेशक। 1,20,000 पर्सनैलिटीज हो, वहाँ पे अगर शिकायत ना आए तो ये फिर एक हाँ, ये हैरानगी की अनरियलिस्टिक बात है। बात होगी। जी, 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 जी। हैरानी की न्यूज़ ये होगी कि शिकायत नहीं आई। ठीक है ना? सिर्फ ये हो नहीं सकता। तो इंसानों की अपनी प्रेफ़रेंसेस होती हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, कोई किसी अर्बन बैकग्राउंड से आता है, कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है। बेशक, बेशक। तो ये एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एक्सरसाइज़ भी होती है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम साथ में ये भी कहते हैं कि हमारा जो हज पैकेज है सरकार का, प्राइवेट स्कीम की मैं बात नहीं कर रहा, सरकार का जो हज पैकेज है वो दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। तो आप यकीनन इसको एप्रिशिएट करेंगे कि अगर लोएस्ट पैकेज के साथ हमारी सैटिस्फैक्शन इस हद तक है कि कंप्लेंट रेशियो 1% से कम है, तो फिर यकीनन हम ओवरऑल कुछ बेहतर ही कर रहे होंगे। नेवरदलेस शिकायत अपनी जगह पे होती हैं, कहीं रियलिस्टिक होती हैं, कहीं ख्वाहिशों को शिकायत बना के पेश किया जाता है। तो इसीलिए हम जी। हमारी कोशिश होती है कि हम हाजी को इन्फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करें, और अगले साल ख़ास तौर पे हम इसमें ख़ुसूसी तवज्जो देंगे कि हाजियों को इन्फॉर्म किया जाए सही तरह से कि यहाँ पे आपको किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और सही। साथ ही फिर हमारा बहुत प्राइवेट सेक्टर भी होता है जो 60-70,000 हुज्जाज को मैनेज करता है, तो बहुत ज़्यादा अगर प्रीमियम सर्विसेज़ चाहिए होती हैं लोगों को, तो उनको फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। अच्छा, ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि खुशी की बात है कि इस साल हमारे प्राइवेट सेक्टर में से भी 3 जी। कंपनियों ने जो है वो यही अवार्ड जीता है। तो हुँ। पिछले साल के मुकाबले में कारकर्दगी इस मर्तबा पब्लिक सेक्टर की तो बेहतर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट ने भी सेक्टर। बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। दैट्स वंडरफुल। अब्दुल वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त बाद ये सर्व करने की जो हमारी सलाहियत है और वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कराम हज के लिए पहुँचे और ये मजहबी फरीज़ा अदा कर सकें। वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हो गया है ख़त्म। विश करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत बहुत अच्छा गुजरे। बाय बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।